देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल गलत बात बयान करना है और सच्चाई से मुंह छिपाना है। कल माननीय विधायकों के नहीं, जो दलीय नेता हैं जी, उनकी कल बैठक हुई। 42 दिनों के बाद इनकी नींद टूटी है सरकार की। इनको बुलाना चाहिए था। कोरोना के मामले में 2-3 दिन के अंदर में बुलाना चाहिए था। 42 दिन के बाद तो एक बुला रहे हैं, और जब सब जगह हल्ला बोल हुआ है तब दलीय नेताओं की बैठक हुई है। और लाज बचाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहा गया कि कोरोना के बाद आइए, बिहार आपको घुमाया। अरे बिहार तो तेजस्वी प्रसाद यादव रोज घूम रहे हैं और लोगों को जगाना का काम कर रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी यात्रा हो, संविधान बचाओ यात्रा हो, बिहार का दौरा तो कर ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या दिखाना चाहते हैं? जल जीवन हरियाली, जिसमें कितना अरबों रुपया लूटने का काम किया गया है। 7 निश्चय, जिसमें खरबों रुपया को लूटने का काम किया गया, वो दिखाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ तक कि माननीय विधायकों से भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल दलीय नेताओं से बात कर रहे हैं और विधायकों का कहीं पूछ नहीं है। विधायक फंड से भी 50-50 लाख रुपया सभी माननीय विधायकों ने दिया है, लेकिन विधायकों से कहीं भी कोरोना में मदद नहीं ली जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है और लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। तेजस्वी यादव अपने बिहार घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ क्यों? फिर मुख्यमंत्री होंगे तो फिर घूमेंगे वो, और लगातार वो यात्रा कर ही है। कोरोना की वजह से यात्रा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बेरोजगारी यात्रा या संविधान बचाओ यात्रा पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया है और हमेशा करते रहे हैं। एक बार फिर से पूरी प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे करने के लिए और बिहार के लोगों के मानस पटल से उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है। और शायद यही वो कारण है जिसको लेकर के आरजेडी और तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र ये दावा कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव जब बिहार में कोरोना संकट खत्म होगा तो उप मुख्यमंत्री के साथ वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से नहीं जाएंगे, बल्कि खुद सीएम बनेंगे और लोगों से पूछेंगे कि नीतीश कुमार ने 15 साल में आपको कितना सुख दिया, कितना दुख दिया, अब मैं आ गया हूं, बताइए हम आपके लिए क्या करें। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अब तेजस्वी प्रसाद यादव खुद सीएम बनकर जनता के बीच जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार घिरते नजर आ रहे हैं, उनके कार्यकाल को देखा जाए, उनकी कार्यशैली को देखा जाए तो क्या कुछ वो कर रहे हैं, उनकी रणनीति किस तरह से दिख रही है और क्या इसका फायदा देश की जनता को होगा, बिहार की जनता को होगा, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और इसमें ही वो चीजें आपको बताएंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जनता के बीच सीएम बनकर ही जाएंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे। बाबा, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की रणनीति दिख रही है, प्लानिंग दिख रही है, क्या जनता के पक्ष में है, बिहार के जनता के हित में है, या फिर कुछ और दिख रहा है? ऋचा, सबसे पहले तो बताना ये जरूरी होगा कि नीतीश कुमार चाह करके भी जनता के अहित की बात नहीं सोच सकते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको भारत के आइकॉनिक सीएम के रूप में जाना जाता था। अब नीतीश कुमार के कठिन समय में चाहे उनके लिए जो भी बातें कही जा रही हों, विपक्ष चाहे उन पर जो भी आरोप लगा रहा हो, या विपक्ष से ज़्यादा तो अगर कहा जाए तो उनके साथी उन पर जो जिस तरह से सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी में नीतीश कुमार जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको आप कमतर नहीं आंक सकती हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों सीएम बनेंगे, तभी बिहार में भ्रमण करेंगे या बिहार के लोगों से मिलेंगे, ऐसा हम जरूर बताएंगे। लेकिन पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये बातें आखिर क्यों आ रही हैं, नीतीश कुमार ने गलतियां क्या की हैं। आप भी बार बार, हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रही हैं, सवाल बहुत सारे हैं। जो करेगा उसी से गलती भी होगा और अच्छा भी होगा, दोनों काम होगा। जो करेगा ही नहीं उसको, उससे क्या हो, गलती होगा क्या सही होगा। नहीं करने वाले के लिए पर कोई आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन करने वालों पर बहुत सारे अच्छे और बुरे भी बात होते हैं।
आप उठा करके देखिए कि जब से नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2015 के बीच में और 2020 के समय तक, इस बीच में कई स्टेप में उन्होंने बिहार के लोगों के साथ सत्ता में भागीदारी निभाई है, अलग अलग लोगों के साथ भी रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कॉमन रहे हैं। जब जीतन राम मांझी को भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया था, तब भी नीतीश कुमार ही फ्रेम में थे। लोग यही मानते थे कि नीतीश कुमार है तो सब ठीक है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जब नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ बाहर निकल करके आए हैं। कठिन समय को उन्होंने देखा है। 2013 में वो अलग होते हैं, 2014 में चुनाव पूरी तरह से हार जाते हैं, इस्तीफा देते हैं। इन चर्चाओं को हम बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन आज जो विपक्ष या फिर आरजेडी के लोग ये बात कह रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या हो सकता है कि उनका बैलूनिंग नहीं होता है कि आप बैलून को जितना फुलाते जाइए खुश होते जाइए। बच्चे कैसे खुश होते हैं? शायद उस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो धीरे धीरे तथ्यों को, बातों को समझ रहे हैं जो बाहर फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लाइव में आ रहे हैं तो लोगों की भाषा और शैली बदल चुकी है। जो लोग कल तक नीतीश कुमार को गालियां दे रहे थे, अब नीतीश कुमार के उसी वेबसाइट को ढूंढ रहे हैं जिससे उन्हें वापस आना है। आप समझिएगा बातों की बारीकियां और कैसे तथ्य बदलते हैं। अब विपक्ष जो है पूरी तरह से राजनीति पर उतर आया है। जो विपक्ष कल तक, आप इस पर बहुत सारी बातें भी सोशल मीडिया में चल रही हैं। आपने देखा एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय तेजस्वी यादव, किस तरह से तेजस्वी यादव से बातचीत चल रही थी और किस तरह से तेजस्वी यादव को, रवि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव अपनी बातों को एक विपक्ष के नेता के रूप में रखने में असहज महसूस कर रहे थे। असहज इसलिए मैं बता रहा हूं कि उन्होंने घोषणाएं तो कर दी। मैं शुरू से इस बात को बता रहा हूं। आज जो भी स्ट्रीम मीडिया में आप देख लीजिएगा, चाहे जिस मीडिया में देख लीजिएगा, आज जो बातें उठ रही है वो बातें हमने 1 महीना पहले उठाया था कि तेजस्वी यादव को बाहर निकल करके लोगों के हेल्प करने से ज्यादा आज वो जितना भी जोड़ वाले हैं कि मैंने 2000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को मदद पहुंचाया। लेकिन वो मदद उन्हें नहीं पहुंचाना था, उन्हें मदद पहुंचवाना था। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं। आज स्ट्रीम मीडिया यही बात तेजस्वी यादव से पूछ रही है कि आप ट्रेनों का किराया कैसे दे पाते हैं। आपने भी प्रश्न उठाया था आंकड़ों के आधार पर, और जो एजेंडा तय किया गया है, जो नीतियां बनाई है केंद्र सरकार ने कि 85+15% जो अनुदान या फिर किराया का पैसा लगना है, उसमें जैसा कि आपने बताया था वो भी बातें हैं। अब कहां टिकट मिल रहा है कि आप खरीद करके लोगों को भेज दीजिएगा, और आप कैसे भेज दीजिएगा? आप तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं इसका मतलब। लेकिन इन सब के बीच जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद से तथ्य जो है बदलने लगे। कई लोगों से अभी आपने भी बात किया है, और इस बीच में लोगों को अब अलग अलग तरह से खुश करने का और उन्हें संतुष्ट करने का केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अपना अपना एजेंडा लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से बिहार के लोगों ने अपना मन मिजाज बदला, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी पप्पू यादव को खोजते हैं, जैसा कि लाइव में आपने देखा ही होगा कि पप्पू यादव खोज रहे हैं, कोई तेजस्वी यादव खोज रहा है। लेकिन सब लोगों ने टिकट की चर्चा की कि टिकट के पैसे लगते हैं, अब नहीं लगेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, हमारे जाने का कब नंबर आएगा। लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि चलिए इतना तो अच्छा हुआ कि हम बिहार वापस बुलाने का नीतीश कुमार ने फैसला लिया। और जो शुरू अगर देखा जाए तो वापसी पर भी अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है, और इस पर भी राजनीति खूब जम के हो रही है। और जब वापसी की जब आप बात करें तो मैं रोक नहीं पाया, कल शाम को तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया था। उस ट्वीट में एक वीडियो उन्होंने जारी किया था, और साफ तौर पर वो कह रहे थे, जो ट्वीट है पहले मैं ट्वीट बता देता हूं, फिर उसका हिंदी भी आपको करके दिखाऊंगा। When Karnataka builder had more than 40 days to serve humanity by helping migrants worker with wages, rents and ration in testing times, they were abandoned and treated as lesser human and burden on executor. Now to set the business rolling, they are being stopped to go home. साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जब कर्नाटका के जो बिल्डर्स हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, उनको जिस समय लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, जो 40 दिन लोग वहाँ पे परेशान थे, उनको जो डेली जो भत्ता उनका कमाई का होता था, जो कमाई का पैसा उनका होता था, जब वो देने की बात आई थी तो उस समय वो उसको इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जब उनको पता चला कि अब धीरे धीरे काम निर्माण कार्य जो है वहाँ पर वो शुरू होने वाले हैं, अब वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्हें आने भी नहीं देने जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये अब आने जाने पर भी लोगों के जो बाहर प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने बताया और ये बातें तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बताया, हम रोज इन बातों से दो चार हो रहे हैं, क्योंकि हमने भी अपने नंबर जारी किए हैं और उन नंबरों पे हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं। इन सब बातों के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं वो बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और क्यों ये चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं, ये बातें तब शुरू हुई जब एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसको लेकर के जब भाई वीरेंद्र के से सवाल पूछे गए तो उन्होंने इन बातों का जवाब देते हुए ये बात बताया था कि आखिर वो क्यों नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। पहले तो उस पर उनका प्रश्न था कि सर्वदलीय बैठक बुलाने में उन्होंने इतनी देर क्यों की, जिसका कि तेजस्वी यादव भी प्रश्न कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने डिमांड भी किया था, जीतन राम मांझी ने भी डिमांड किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और लोगों से राय अलग अलग राजनीतिक दलों से लेनी चाहिए। बिल्कुल ये लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं हैं और अक्सर ऐसा होता रहा है। जब से आज़ाद देश हुआ है तब से आप लगातार देखी होंगी कि इस तरह का संकट की घड़ी में खास करके चलता है और होता भी रहा है। अब जब ये बातें निकली तो हमने चर्चा भी कई बार किया है कि नीतीश कुमार से जब ये कहा गया कि मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, इस पर नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा था कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और ऑन द स्पॉट अगर मेरी कोई गलती होगी, हमने नहीं किया होगा, तो वहीं क्लियर हो जाएगा सब बातें। इन्हीं सब बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि ये देर से क्यों बुलाया गया। 50 लाख रुपये पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि 50 लाख रुपये तो विधायक फंड से आप ले रहे हैं, लेकिन विधायकों को आपने जिम्मेवारियां कितनी दी। आप तो अपने आसपास के कुछ लोगों के साथ बंधे रह गए और बंधे रहने के कारण बिहार के लोगों का जो नुकसान हुआ, जो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाए, ये इन बातों को रीचा दिखाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष फर्स्ट स्टेप में कुछ गलतियां कर चुका है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप हमसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, आप सत्ता से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से जो सामने होगा प्रश्न उसी से पूछे जाएंगे, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। निश्चित रूप से ये भी बात तय मान के चलिए कि जब सत्ता के लोग जवाब देने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, तो सवाल कौन पूछेगा, किससे पूछा जाएगा। उनके घरों में तो आप जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन का नियम तोड़ नहीं सकते हैं, आप किसी का दरवाजा आप खुलवा नहीं सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के जब तेजस्वी यादव सामने आए तो उन्हें जवाब तो देना होगा और जवाब उन्होंने दिया भी। इन सारी बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल करके आई कि भारत लाइव का असर, भारत लाइव की बातों का असर, और जो डे 1 से हमारे एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे भी। उन्होंने शुरू के दिनों में कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर एक बड़े पैमाने पर बनना चाहिए और लोगों को वापस बुला करके क्वारंटाइन सेंटर में रखना चाहिए। सरकार अपनी नज़र में यतीमों की तरह उन्हें व्यवहार नहीं किया जाए, अन्य राज्यों में उन लोगों को बुला करके अपने राज्य में कम से कम खाने पीने का व्यवस्था तो दिया जाए। अगर जो लोग संक्रमित हैं उन्हें संक्रमण वाले सेक्टर में रखा जाए, जो संक्रमित नहीं है उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाए। अब इस सब के बीच में जो चीजें सामने आई हैं वो देर से आई हैं। हम सवाल इस पर खड़े कर रहे थे और निश्चित रूप से हमारा भी सवाल यही था तेजस्वी यादव से कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका काम है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हमने शुरू से किया भी है कि आप तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मुख्य काम था वो ये था कि आप सरकार को मजबूर करते हैं। सरकार को मजबूर करने के लिए आप विपक्ष में हैं। हम यही बात सोनिया गांधी से कह रहे हैं, हम यही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से भी कह रहे हैं। हालांकि मदन मोहन झा ने शुरू से ये बातें कही हैं कि सरकार वो नहीं कर रही जो हम कह रहे हैं। उन्होंने इस बात को इंगित जरूर किया था शुरू के दौर से ही, लगातार जब रवि ने इंटरव्यू लिया था, आपने भी उनका इंटरव्यू लिया था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम सरकार से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमारी बातों को रखा जाए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारी सारी बातों को रखा जाए, लेकिन यह समय है कि हमारी बातों को तवज्जो दी जाए। और शायद यही कारण है, इसका क्रेडिट कोई तेजस्वी यादव और कोई आरजेडी अकेले लेती है तो ये उचित नहीं होगा।
ये बातें कांग्रेस भी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने भी शुरू से उठाया है। मदन मोहन झा ने लगातार इन बातों को उठाया है कि हम किस तरह से सरकार की सहायता कर सकते हैं, सरकार हमसे पूछे, सरकार हमें बताए कि हम कैसे सहयोग करें। और ये बातें जब और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं जब सोनिया गांधी बाहर निकली और सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लोगों को बुला पाए, भाड़ा दे पाए, तब सोनिया गांधी ने कहा कि हम भाड़ा देने के लिए तैयार हैं। और पंजाब की सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसने भाड़ा देकर के लोगों को भेजना भी शुरू कर दिया है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इस पर आप कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कहने जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इतना तेजी से, इतना उनका दल इतना मजबूती से क्यों कह रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने के बाद ही अब बिहार की जनता के पास जाएंगे। बाबा एक और रीजन है जी, जिसमें जिस तरह से वो इतना मजबूती से कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत से रीजन है। आप साफ तौर पर देखिए सुशील मोदी जी, जो कि उनका बयान हर वक्त बदलता रहता है जी। जिस समय बात हुई थी केंद्र से, जब प्रवासी मजदूरों को लाने की बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन नहीं है। आज वो कहते हैं मैंने ये वर्ड कभी नहीं बोला कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे बसों से नहीं ला सकते हैं, ये बात वो आज बोल रहे थे। मैंने भी एक चैनल पर सुना था। उसके बाद रेलवे इंस्टीट्यूट जो कि आपका जमालपुर में है, मुंगेर के जमालपुर में, उसको शिफ्ट कराने की बात आई और आज हमने उसके बारे में बात भी की कई लोगों से। तो संजय झा का जब ट्वीट आया सुबह में, 3-4 ट्वीट उन्होंने लगातार किए उस इंस्टीट्यूट को लेकर, और उन्हें बताया कि ये बिहार का गौरव है जिसको वो लखनऊ शिफ्ट कराना चाहते हैं बीजेपी सरकार से मिलकर। तो बीजेपी उसको लखनऊ शिफ्ट कराना चाहती है। अब उस पर सुशील मोदी का शाम को ट्वीट आता है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जमालपुर से किसी भी इंस्टीट्यूट को शिफ्ट नहीं करवाया जा रहा है, ये सब भ्रमित करने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन आप खुद बताइए, संजय झा जदयू के मंत्री हैं, जदयू के विधायक हैं, नेता हैं वो, और खुद वो जब ट्वीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले ही 1 तारीख को पीएम को लेटर लिख चुके हैं कि वो इंस्टीट्यूट को शिफ्ट ना कराया जाए, और ऊपर से फिर सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये सब भ्रमित करने के लिए लोगों को किया जा रहा है, ऐसा कोई लेटर नहीं गया और कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है शिफ्ट कराने की। रवि, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है और यही बातें मैं अंत में बताना चाह रहा था। ऋचा, आप भी इस बात को याद रखिएगा, आने वाले समय में भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पत्रकारिता के जीवन में हम लोगों को तथ्यों को और इतिहास को बहुत सहेज कर रखना होता है, क्योंकि हमारी बातों को कोट किया जाता है। मैं बता रहा था कि जरा हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि उनके सबसे हार्डकोर नेता कहाँ हैं, जो लगातार लोगों को वक्त वक्त पे इधर से उधर भेजते हैं, राज्य से बाहर भेजते हैं, देश से बाहर भेजते हैं, वो अब कहाँ हैं। उनके जो संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ बहुत समस्याएं हैं, बिहार में बहुत समस्याएं हैं। बिहार के लोग पूरे देश भर में फैल करके राष्ट्रवाद उनके अंदर भरा हुआ है, राष्ट्रवाद के जज्बा से वो ओत-प्रोत रहते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह से अंगार निकलते हैं। कहाँ गए अंगार, वो कहाँ है वो, आप समझिए। ये सारा राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी का एकदम पूरे तरह से पोस्टर किया हुआ प्लान वे में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार, आप बताइए एक चीज हमको कि उन्हीं सब सेक्टर्स में, उन्हीं विभागों में, उन्हीं मंत्रालय में क्यों परेशानियां पैदा हो रही हैं जो बीजेपी के पास है। स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से, जो कि सुशील मोदी और मंगल पांडे के दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता है जी। कौन नहीं जानता है कि सुशील मोदी के सबसे कृपा पात्रों में से अगर कोई है तो वो मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे जब अध्यक्ष हुआ करते थे तब बिहार में क्या कुछ हुआ सब कोई जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी, उसके पीछे भी कारण ये है। अब मंगल पांडे के विभाग में चमकी बुखार होता है, मंगल पांडे के विभाग में इलाज ठीक से नहीं होता है, इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, बच्चे मर जाते हैं। केंद्र सरकार आती है, केंद्र में भी स्वास्थ्य विभाग किसके पास है सबको पता है। और ये पूरे प्लानिंग में एक तरफ जहां बिहार में ये प्लान चल रहा है, और शायद मुझे लगता है, जैसा ये बातें हो सकती है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का प्लान 1 जो कर रहा है काम, वो प्लान 1 यही है कि सुशील मोदी धीरे से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें शायद यह गुमान हो कि आने वाले चुनाव में वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी घोषित हो जाए। इसके चलते हो सकता हो कि वो नीतीश कुमार के पीछे योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह की मैं बात कर रहा था कि जो हार्डकोर नेता हैं, समय समय पर बोलते हैं। आज बिहार के लोग संकट में हैं। आपको बिहार के लोगों से इतना ही प्रेम था तो आपको आना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि भैया आपको हम लेकर के जाएंगे, हम पाकिस्तान भेजते हैं लोगों को तो हम बिहार भी वापस लेके आ सकते हैं। लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। आप समझिए, अगर वो बोलते तो इसे राजनीति कही जाती। लेकिन जो बिहार में अध्यक्ष बनाए गए हैं,
कई लोगों का नाम चल रहा था अध्यक्ष बनने के लिए, हमने भी दिखाया था कि अध्यक्ष बनने के लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, कई सारे नाम आए थे, लेकिन संजय जायसवाल का नाम आना आप समझ सकते हैं कि क्यों आया। संजय जायसवाल और सुशील मोदी में दिखाया जा रहा है कि दूरियां हैं, पब्लिक डोमेन में तो आप यही समझते हैं, लेकिन जो अभी वक्त के समय में, हालिया वक्त में जो कोरोना के समय हो रहा है, संजय जायसवाल ने कोरोना संक्रमण के डे 1 से ये बात कहना शुरू कर दिया था कि इस कोरोना संक्रमण, क्योंकि डॉक्टर हैं वो जानते हैं कि बीमारियां किस तरह से होती हैं, उसका इलाज क्या है। उन्होंने सीधे बोल दिया था कि इलाज हमारे पास नहीं है, हम इससे लड़ने का एक ही रास्ता है जो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब सारी बातें बता दी। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सारी बातों को काट दिया। आज वो नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधी हैं। जो बातें नीतीश कुमार कह रहे हैं उस पर वो अड़ंगा लगा रहे हैं। एक बार फिर से पूरी प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे करने के लिए और बिहार के लोगों के मानस पटल से उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है, और शायद यही वो कारण है जिसको लेकर के आरजेडी और तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र ये दावा कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव जब बिहार में कोरोना संकट खत्म होगा तो उप मुख्यमंत्री के साथ वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से नहीं जाएंगे, बल्कि खुद सीएम बनेंगे और लोगों से पूछेंगे कि नीतीश कुमार ने 15 साल में आपको कितना सुख दिया, कितना दुख दिया, अब मैं आ गया हूं, बताइए हम आपके लिए क्या करें। बीजेपी के रवैये के चलते कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और विपक्षी का दावा और भी मजबूत होता नजर आ रहा है, और शायद यही वजह है जिसके कारण सीएम नीतीश कमजोर पड़ रहे हैं और विपक्ष को फायदा पहुंच रहा है। और विपक्ष ने ये दाव भरना भी शुरू कर दिया, ये दम दिखाना भी शुरू कर दिया है कि अगले सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? अगला सीएम कौन होगा, सीएम नीतीश कुमार या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव? हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे भारत लाइव। नमस्कार।